नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन श्रृंखला के 9वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, विगत 3 दिन से हम शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों के बारे में क्रमशः परिचर्चा कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आज हम प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड के विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट अर्थात प्रयोग। तो प्रयोग आधारित शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधि है, उस विधि को प्रयोगात्मक विधि कहा जाता है। अब प्रयोग कहाँ कब होता है, हम सभी इससे अच्छी तरह से परिचित हैं। जब भी कार्य और कारण का प्रभाव जानना हो, वहां पर प्रयोग की आवश्यकता होती है। और जब कार्य कारण का प्रभाव देखना होता है, तो हमेशा कार्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कुछ नियंत्रित सा करना पड़ता है। नियंत्रित अर्थात जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु के गिरने से आवाज होती है, तो आवाज की कितनी तीव्रता है, वस्तु कौन सी है, किस प्रकार की है, ठोस है, द्रव है, गैस है, फिर उसकी किस प्रकार की प्रकृति है। उदाहरण के लिए जमीन पर यदि पत्थर को गिराते हैं तो उसकी आवाज अलग होगी। जमीन पर कोई स्टील की एक चम्मच को गिराते हैं, उसकी आवाज अलग होगी। कहने का यह तात्पर्य है कि कार्य कारण का प्रभाव देखने के लिए भी वस्तुओं के प्रकृति पर हमें हमेशा आधारित रहना पड़ता है। प्रकृति पर निर्भर करता है प्रयोग। इसीलिए सामान्य शब्दों में यदि कहा जाए तो नियंत्रित परिस्थिति में जो है अध्ययन करना ही प्रयोग है। नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन करना प्रयोग। नियंत्रित परिस्थिति क्यों? क्योंकि जिस वस्तु का हमें, जैसे हमने यह देखा था कि जमीन पर किसी वस्तु के गिरने से ध्वनि कितनी होती है या कैसी ध्वनि होती है, तो वस्तु के प्रकृति के अनुसार ध्वनि का हम मापन करेंगे। तो कुछ चीजों को हमें नियंत्रित, वहां पर कोई और अगर आवाज साथ में हो और वस्तु के चम्मच के गिरने का भी आवाज हो, किसी बच्चे के चीखने चिल्लाने के या अन्य चीजों का आवाज हो, तो उस आवाज को मापना संभव नहीं है। इसीलिए नियंत्रित दशा में ही प्रयोग संभव है, पहला। दूसरा, जब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग का हम जिक्र करेंगे तो हमेशा नियंत्रित दशा में मानव व्यवहार के प्रयोग, मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही प्रयोग कहलाएगा। अर्थात स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षार्थी के जो है व्यवहार का नियंत्रित दशा में अध्ययन करना ही प्रयोगात्मक विधि का कार्य है। यह स्पष्ट हो गया। नियंत्रित परिस्थिति में शिक्षार्थी अर्थात छात्र के व्यवहार का अध्ययन करना ही प्रयोगात्मक विधि का कार्य है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नियंत्रण आवश्यक है प्रयोग के लिए। नियंत्रण कौन सा है, किन वस्तुओं पर? तो इन दोनों ही, अर्थात प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य, इन दोनों को। किस प्रयोगकर्ता कौन हुआ? जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है। प्रयोज्य कौन हुआ? जिसके ऊपर अध्ययन किया जाने वाला है, अर्थात छात्र। इन दोनों को प्रभावित करने वाले परिस्थितियों को नियंत्रित करना ही नियंत्रण है। तो इसी नियंत्रित दशा में जो व्यक्ति के, छात्र का, शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करना प्रयोगात्मक विधि का उद्देश्य है। प्रयोगात्मक विधि भी जैसे कि हम बाकी 2 विधियों के बारे में चर्चा किए थे कि एक जो है अंतर्दर्शन विधि, ये जो है संरचनावादियों की विधि है। फिर बहिर्दर्शन विधि जो ऑब्जर्वेशन मेथड था, वो व्यवहारवादियों का की विधि है। उसी प्रकार प्रयोगात्मक विधि भी व्यवहारवादियों की विधि है। अर्थात व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है, अध्ययन पद्धति है प्रयोगात्मक विधि। स्पष्ट हो गया। जब प्रयोगात्मक विधि व्यवहारवादियों के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है, तो निसंदेह यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन मेथड था उसका भी जो है योगदान होता है प्रयोगात्मक विधि को पूर्ण करने में।
जो ऑब्जर्वेशन मेथड अर्थात जो बाह्य निरीक्षण विधि था उसका भी संग्रहण होता है, उसका भी योगदान होता है। आइए देखते हैं प्रयोग है क्या और होता कैसे। साथियों, विज्ञान की बहुत ही विश्वसनीय अध्ययन विधियों में से एक विधि है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। और इसी प्रयोगात्मक विधि का सबसे बड़ा योगदान है कि मनोविज्ञान आज विज्ञान की श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नियंत्रित परिस्थिति में व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का निरीक्षण ही प्रयोग है। इस विधि में नियंत्रित और उपयुक्त वातावरण में शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षार्थी के व्यवहार के अध्ययन जब भी किसी नियंत्रित परिस्थिति में किया जाएगा तो उस अध्ययन विधि को प्रयोगात्मक विधि के नाम से जानते हैं। साथियों, हम जानते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए हम विविध प्रकार के अनुप्रयोग करते हैं, विविध प्रकार के अपने मस्तिष्क को खपाते हैं और समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रयोगात्मक विधि भी किसी शिक्षार्थी के जीवन में आने वाले जो अधिगम से संबंधित, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य ही है कि विकास प्रक्रिया का, अधिगम प्रक्रिया का मुख्य रूप से अध्ययन करना। तो जब किसी शिक्षार्थी के जीवन में कोई समस्या आती है, उस समस्या के समाधान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधि है प्रयोगात्मक विधि। इसमें न्यूनतम 3 चरों का होना अनिवार्य होता है। चर क्या होता है? चर शब्द से, चर को अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं और चर का मुख्य, चर का मतलब चरण करना, विचरण करना, जो विचरण करता रहता है, जो चलता रहता है संपूर्ण कार्यावधि में, उसको चर कहते हैं। स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट चर क्या है? इंडिपेंडेंट वो है जिसके ऊपर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता है। और डिपेंडेंट क्या है? डिपेंडेंट वो है जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट का प्रभाव पड़ता है, अर्थात स्वतंत्र का प्रभाव पड़ता है आश्रित चर के ऊपर। आश्रित चर को कहीं कहीं परतंत्र चर भी कहा जाता है। इसीलिए क्यों परतंत्र है? क्योंकि यह स्वतंत्र के अधीन रहने वाला है। उदाहरण के लिए आप परीक्षा में गए, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। यह प्रश्न जो है वो स्वतंत्र चर है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में जो पूछा गया है उसी का आपको उत्तर देना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, यह अगर आप लिख करके आ गए उत्तर में, तो आपका उत्तर जो है गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रश्न क्या था? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन। ये प्रश्न स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने के नाते इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? आपके उत्तर के ऊपर। तो आपका जो उत्तर होगा वो इस प्रश्न के अधीन है, प्रश्न के आश्रित है, प्रश्न के डिपेंडेंट है। जो प्रश्न में पूछा जाता है उसी के अनुरूप आप उत्तर देंगे। और तीसरा है नियंत्रित चर। चूंकि हम व्यवहार के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए नियंत्रित चर को हमने यहाँ पर रखा है कि जब भी व्यक्ति के व्यवहार का हमें अध्ययन करना होगा तो तमाम चीजें, एक किसी कारण को जानने के लिए बाकी कारणों को नियंत्रित करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको उत्तर लिखना है या बोलना है और सामने वाले को प्रश्न का उत्तर सुनना है, मौखिक परीक्षा है। परीक्षा में आपसे पूछा गया भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, और उसी समय बहुत तेज आवाज में साउंड आपके पास चला दिया जाए, तो आप जो उत्तर दे रहे हैं वो उत्तर जो प्रश्नकर्ता है उसके तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इस परिस्थिति पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अर्थात साउंड कम करना पड़ेगा ताकि आपका उत्तर वहां तक पहुंचे। तो कंट्रोल्ड वेरिएबल का होना बहुत अनिवार्य है। तो प्रयोग के लिए मुख्यतः 3 चर हैं। इसके अलावा एक चौथा चर और होता है, इस जो कि हम जब चर्चा कर रहे हैं तो उसका भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। इन तीनों के अलावा उसको मध्यवर्ती चर कहते हैं, अर्थात स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इन दोनों के चरों के संबंध को जोड़ने वाला, बीच में रहने वाला जो चर होता है वो होता है जो है उसको मध्यवर्ती चर, मिडिवल वेरिएबल कहते हैं। मध्यवर्ती चर का कार्य ही है स्वतंत्र और परतंत्र चर को, दोनों को आपस में जोड़ना। जैसे जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा था कि भारत का वर्तमान
प्रधानमंत्री कौन है, यह जिस पेपर पर लिखा होगा वो पेपर जो है मध्यवर्ती चर है। जिस स्याही से लिखा गया होगा वो मध्यवर्ती चर है। जिस पेन से आप लिख रहे हैं उत्तर वो मध्यवर्ती चर है। जिस शीट पर आंसर शीट पर आप आंसर लिख रहे हैं वो मध्यवर्ती चर है। अगर ओरल है तो जिस माध्यम से आपकी आवाज आप तक वो आवाज पहुंच रही है, चाहे किसी माध्यम का वहां पर आश्रयण किया गया है, तो वो सभी माध्यम अर्थात बीच में रहने वाले जितने भी चर हैं वो सब मध्यवर्ती चर कहलाते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा प्रयोग विधि क्या है। जैसे मान लीजिए हमें यह देखना है कि किसी बच्चे के अधिगम में अर्थात किसी बच्चे के सीखने में पुरस्कार का प्रभाव पड़ता है या नहीं। यह हमने एक हमारी संकल्पना है। हम देख रहे हैं कि कोई हमने देखा कि एक बच्चा बार बार कितनाओं भी प्रयास कर रहे हैं, सीख नहीं पा रहा है, तो हम देखेंगे कि क्या पुरस्कार के आधार पर बच्चे सीख सकते हैं। तब हम बच्चों के सामने एक जो है उद्दीपक, एक स्टिमुलस रखेंगे कि जो बच्चा इन 5 प्रश्नों का उत्तर शाम तक सुना देगा उन सबको शाम को जो है क्रिकेट मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, एक पुरस्कार, या सभी बच्चों को एक एक ट्रॉफी दी जाएगी। एक पुरस्कार की घोषणा आपने कर दिया और इस पुरस्कार को पाने के लिए वे सभी बच्चे जो कई दिनों से इन प्रश्नों का उत्तर नहीं याद कर पा रहे थे 5 प्रश्नों के, वो सब मिलकर के अधिक संख्या में सुना पा रहे हैं, तब यह मानेंगे कि पुरस्कार का प्रभाव बच्चों के सीखने पर पड़ता है। उसी प्रकार एक मान लीजिए अभ्यास का, तो यहाँ पर जो आपने प्रश्न रखा हुआ है, क्षमा करेंगे, जो पुरस्कार रखा वो पुरस्कार स्वतंत्र चर है। क्यों? पुरस्कार का प्रभाव देखना है किसके ऊपर? बच्चों के सीखने के प्रक्रिया के ऊपर। फिर इसमें नियम, तो यहाँ जो सीखने की उनकी प्रक्रिया अधिगम जो है वो यहाँ पर आश्रित चर है। स्वतंत्र चर क्या हो गया? पुरस्कार जो है वो स्वतंत्र चर है। अब नियंत्रित क्या है? तो किसी भी प्रकार से अन्य उद्दीपक, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उसको रिकॉर्ड कर लिया, सुन सुन करके वो याद कर लिया। आज तक वो रिकॉर्डिंग नहीं करता था, सिर्फ पढ़ना होता था, रटना होता था, तब नहीं याद कर पाए। तो इन चीजों को नियंत्रित करेंगे। क्या नियंत्रित करेंगे? रिकॉर्डिंग की सुविधा को नियंत्रित करेंगे ताकि इसका प्रभाव जो है न पड़ जाए कि सुबह से शाम तक जो है बच्चे 5 प्रश्नों के उत्तर रिकॉर्ड करके मोबाइल में 20 बार सुन लिए इसलिए याद हो गया। तो ये क्या कर रहा है? ये जो है अगर मोबाइल में सुन के कर रहा है तो पुरस्कार का प्रभाव यह नहीं हुआ, हो सकता है ये बार बार सुनने का प्रभाव हो। तो इस परिस्थिति को नियंत्रित करना पड़ेगा। और मध्यवर्ती चर क्या हो गया? तो प्रश्न के उत्तर जहां लिखे हुए हैं, प्रश्न जहां लिखा हुआ है और उसको जो भी समय दे, जो भी बीच में उपयोग में वो ला रहा है, कॉपी पेन, वो सभी चीज जो है वो मध्यवर्ती चर कहलाएंगे। तो स्वतंत्र चर हुआ पुरस्कार, आश्रित चर होगा बच्चे का अधिगम सीखना, नियंत्रित चर होगा अन्य चीजों का किसी का प्रभाव न पड़े उस सीखने पर। क्यों? क्योंकि हम पुरस्कार के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए। तो इस प्रकार से जो निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्ष के आधार पर हम प्रमाणित कर सकते हैं कि जो है पुरस्कार का प्रभाव सीखने पर पड़ता है। और इसी प्रभाव को लेकर के बीएफ स्किनर ने चूहे के ऊपर एक प्रयोग किया था, स्किनर बॉक्स बना करके, और यह माना था कि व्यक्ति के जो प्रतिफल, जो प्रतिपुष्टि होती है वो सीखने के लिए ज्यादा उपयोगी होती है। हमेशा इसी के आधार पर थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत को स्थापित किया और यह देखा कि पुरस्कार का दंड का प्रभाव व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग की विधि को संपूर्ण किया जाता है। फिर भी प्रयोगात्मक विधि आधुनिक विधि है, प्रमाणित करने योग्य है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, नियंत्रित दशाओं में करता है। इसके जो परिणाम होते हैं वो तथ्यात्मक होते हैं। परिणाम जो होते हैं वो सांख्यिकीय विश्लेषण के द्वारा निकाले जाते हैं, प्रामाणिक होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। उसके बाद भी इसके कुछ गुण दोष हैं जिसके कारण यह पूर्ण विधि के रूप में आज भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं अवस्थित है। कौन से गुण दोष हैं? आइए उनको क्रमशः देखते हैं। साथियों, सबसे बड़ा ये जो प्रयोग विधि है इसका गुण यह है कि प्रयोग विधि के माध्यम से सही आंकड़े और तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। चूंकि जब प्रयोग करता रहता है उस समय
स्वतंत्र चर और जो है आश्रित चर, इन दोनों के अध्ययन प्रक्रिया के क्रम में स्वतंत्र चर के प्रभाव को देखने के लिए बाकी चीजों को नियंत्रित करता है। इसलिए जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं, जो भी डेटाज मिलते हैं, वे सभी जो है अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से उनको एकत्रित किया जा सकता है और वो सत्यापित करने योग्य होते हैं। दूसरा, प्राप्त परिणामों में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता होती है। वस्तुनिष्ठता अर्थात जो जितना है उतना ही रहेगा, उसमें मिला जुला करके पूरा करने का कोई अंश नहीं रहेगा। जैसे पुरस्कार का प्रभाव पड़ रहा है, हमने अध्ययन दिया था, तो पुरस्कार का प्रभाव एकदम वस्तुनिष्ठ, हाँ पुरस्कार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन किंतु परंतु ये सब चीजें उसमें नहीं रहती। दूसरा, विश्वसनीय रहता है। विश्वसनीय अर्थात जब भी पुरस्कार को सामने रख करके फिर बच्चे को कुछ कार्य दिया जाएगा, उस पुरस्कार प्राप्ति के लिए बच्चा तन्मयता से लग करके कार्य करेगा। इसलिए पुरस्कार, यह देखा जाए कि सीखने पर पुरस्कार का प्रभाव पड़ता है या नहीं, तो ये सकारात्मक है और विश्वसनीय है। यही कारण है, इसी उदाहरण को हमने इसलिए लिया कि हमने भी अपने व्यवहार में बहुत बार देखा होगा, बहुत अपने भारतीय समाज में सुना होगा कि 10वीं में प्रथम श्रेणी से पास करो तुमको साइकिल दिया जाएगा, तुमको मोटरसाइकिल दिया जाएगा। आजकल तो सरकारों ने भी इसका पिटारा खोल रखा है कि जो बच्चे 60% अंक पाएंगे उनको स्कूटी दी जाएगी, उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, उनको साइकिल दिया जाएगा। ये तमाम तरीके के, क्यों? क्योंकि सभी ने यह चीज माना है, स्वीकार किया है कि सीखने की प्रक्रिया पर जो है पुरस्कार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में सहायक है। प्रयोग विधि का एक सबसे बड़ा गुण यह है कि कोई भी अध्यापक कक्ष में या कक्षा से बाहर बच्चों के समूह पर तमाम शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकता है और प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है कि किस शिक्षण स्तर पर, अर्थात प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर पर कौन सी शिक्षण विधि अत्यंत अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार से शिक्षण विधियों के चयन करने में प्रयोग विधि अत्यंत उपकारी है। चौथा, प्राप्त परिणामों की सत्यता की जांच की जा सकती है। जो भी परिणाम मिल रहे हैं, इन परिणामों को प्रमाणित किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमेशा एक्सपेरिमेंट जो है वो इसका विज्ञान का, साइंस का सबसे बड़ा बेस है, आधार है। बिना प्रयोग के विज्ञान के तत्वों को स्वीकार करना मुश्किल है और विज्ञान की श्रेणी में यदि मनोविज्ञान को जाना है तो अपने परिणामों की सत्यता को पुनर्स्थापित करना होगा, पुनः प्रमाणित करना होगा ही। और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग विधि से जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उसको कई बार, कई परिस्थितियों में, कई व्यक्तियों के द्वारा जब चाहे प्रमाणित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमने यह रखा कि पुरस्कार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थात सीखने की प्रक्रिया में सकारात्मक, इसको कभी भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है और हमने अपने जीवन में कई बार देखा भी है कि हमेशा पुरस्कार का जो है वो सीखने की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से साथियों, इन गुणों के बाद इसके कुछ दोष भी हैं जिनके कारण से प्रयोग विधि, साथियों, इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी होने के बाद भी प्रयोगात्मक विधि जो है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसके कुछ दोष भी हैं। पहला, प्रयोज्य की जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित करने वाले सभी कारकों को नियंत्रित करना असंभव है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनोविज्ञान एक शुद्ध मनोविज्ञान नहीं है, अर्थात जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान शुद्ध मनोविज्ञान है, वैसे मनोविज्ञान शुद्ध मनोविज्ञान न होकर के एक ये विधायक विज्ञान है। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, नियामक विज्ञान और विधायक विज्ञान। नियामक विज्ञान वह होता है जो वस्तु स्थिति का अध्ययन करके नियम को प्रतिपादित करता है और विधायक विज्ञान वह होता है जो नियम नहीं बताता है अपितु जैसी जो वस्तु स्थिति है उसका सिर्फ अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान जो है वो विधायक विज्ञान है।
विधायक विज्ञान होने के नाते ये वस्तु स्थिति का सिर्फ अध्ययन कर सकता है। तो जो प्रयोज्य होता है, प्रयोज्य एक जीवित प्राणी है, उसके मन में कई प्रकार की मानसिक क्रियाएं चल रही हैं। अध्ययन के द्वारा, जैसे हमने कहा कि बच्चे का उत्तर देते समय बहुत तेज साउंड चला दिया जाए, तो इस साउंड को तो बंद करना, नियंत्रित करना संभव है, लेकिन आपके मन में आप अभी जो भी बातें चल रही हैं, हमारे साथ हमारे लेक्चर सुनते हुए, बातचीत करते हुए, उन सभी बातों को हम चाहें कि नियंत्रित कर दें, रोक दें, तो एकाएक यह संभव नहीं है। इसीलिए प्रयोज्य अर्थात जिस बच्चे के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, उस बच्चे के सभी मानसिक प्रक्रियाओं को एक साथ नियंत्रित करना, जो भी मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बिंदु हैं, तत्व हैं, तथ्य हैं, उन सब को नियंत्रित करना असंभव है। इसलिए प्रयोग विधि का यह सबसे बड़ा एक दोष है। दूसरा, नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोज्य के व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। कृत्रिमता बनावटीपन, बनावटी व्यवहार वो करेगा, दिखावा करेगा। जब बच्चे को पता है कि हमारे ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, एक जगह बैठाया गया है, कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ दिखाया जाएगा, कुछ हमसे प्रत्युत्तर जाना जाएगा, ऐसी स्थिति में बच्चा जो है वो स्वाभाविक अपना व्यवहार नहीं करता है जैसा वो है, अभी तो शुद्ध होकर संभल करके दिखाई देगा, सोच समझ करके बोलेगा। तो कहीं ना कहीं वास्तविकता से यह जो व्यवहार है वो दूर हो जाता है, इसमें कृत्रिमता आ जाती है, आर्टिफिशियल बिहेवियर आप कह सकते हैं। एक तरह से वो ओरिजिनल नहीं होता है, वस्तु स्थिति के विपरीत होता है। इसलिए हमेशा नियंत्रित परिस्थिति में प्रयोग करते समय जब व्यक्ति का व्यवहार ही ओरिजिनल नहीं है, व्यक्ति का व्यवहार ही आर्टिफिशियल है, दिखावा वाला है, कृत्रिम है, तो फिर उसके निष्कर्ष भी हमेशा दिखावा वाले होंगे और वो कृत्रिम होंगे। यह भी इसका सबसे बड़ा एक दोष है। तीसरा, यह स्वतंत्र विधि नहीं है। हमने चर्चा भी किया आपसे कि प्रयोग विधि, जो प्रयोगात्मक विधि, यह व्यवहारवादियों के द्वारा प्रदत्त की गई विधि है। इसलिए जब तक अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि, इन दोनों विधियों का समावेश नहीं होगा, तब तक प्रयोग विधि के द्वारा निष्कर्षों को प्राप्त करना मुश्किल होगा। प्रयोग करने के बाद भी व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व हमें करना ही होगा। वो क्या सोच रहा है, समझ रहा है, उसको जब तक बताएगा नहीं, तब तक उसके व्यवहार का अध्ययन करना मुश्किल होगा। इसीलिए क्यों? क्योंकि एक जीवित व्यक्ति ही मनोविज्ञान का प्रयोज्य होता है। इसलिए स्वतंत्र विधि नहीं है। कई विधियों का, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन, इनके बिना सहयोग लिए प्रयोग विधि अपूर्ण है, यह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। यह इसकी तीसरा दोष है। चौथा, फिर अचेतन मानसिक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। जैसा कि हम चर्चा किए थे मनोविज्ञान के विकास क्रम में, जब आप तीसरा व्याख्यान इस श्रृंखला का देखिएगा तो उसमें हमने मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में चर्चा किया था, अर्थ और विकास क्रम। उस समय आपसे कहा था कि चेतना के विज्ञान, इस परिभाषा को, मनोविज्ञान के इस अर्थ को क्यों जो है अस्वीकृत कर दिया गया था, क्यों स्वीकार नहीं किया गया था? क्योंकि यह चेतना का विज्ञान जो है चेतन अवस्था का ही अध्ययन कर पाती है, अचेतन और चेतन अवस्थाओं को छोड़ दिया था। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही कि अचेतन में जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उनके ऊपर प्रयोग संभव नहीं है। हमारे अंदर जो चीजें पहले से बैठी हुई हैं, उन चीजों को जब तक हम कार्य व्यवहार में दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, सोचेंगे, वो हमारे मस्तिष्क में आएंगे नहीं और हमारे क्रियाकलाप में दिखाई ही नहीं देंगी। इसलिए अचेतन मानसिक क्रियाओं का जब प्रयोगात्मक अध्ययन ही संभव नहीं है, तो फिर प्रयोग विधि के द्वारा यह कार्य भी नहीं हो सकता है। जबकि मनोविज्ञान का कार्य अचेतन, अर्धचेतन और चेतन तीनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति के कार्य व्यवहार का अध्ययन करना। इसलिए प्रयोग विधि इस यहां भी आके दोषपूर्ण हो जाती है। तो साथियों, यद्यपि मनोविज्ञान में जो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधि है, इसमें तीसरी विधि प्रयोगात्मक विधि है, इसमें तमाम गुणदोष विद्यमान है, फिर भी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के क्षेत्र में लाने का जो संपूर्ण योगदान है वह है प्रयोगात्मक विधि का। प्रयोगात्मक विधि व्यवहारवादियों के द्वारा समर्थित विधि है। प्रयोग में हमेशा दो चरों के मध्य कार्य कारण का प्रभाव देखा जाता है।
एक डिपेंडेंट चर और दूसरा इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर। ये हम आपसे प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं, सीटेट या तमाम राज्य सरकारों के टेट में जो प्रश्न आते हैं या आपके बीएड के परीक्षा में पूछे जाएंगे उनके संदर्भ में 3 प्रश्नों का हमने जिक्र किया। एक तो व्यवहारवादियों की विधि है, दूसरा मनोविज्ञान को प्रयोग के क्षेत्र में लाने का जो है, मनोविज्ञान को विज्ञान के क्षेत्र में लाने का योगदान जो है इसको जाता है, इसका श्रेय जाता है प्रयोगात्मक बुद्धि को। तीसरा जो प्रयोगात्मक विधि है इसमें 2 चरों के मध्य कार्य कारण का अध्ययन किया जाता है। चौथा, प्रयोगात्मक विधि पूर्ण विधि न होकर के अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधि का सहयोग स्वीकार करता है। पांचवा, प्रयोगात्मक विधि के आधार पर ही बच्चों की सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, पिछड़े हुए बच्चे और स्लो लर्नर जो मंद रूप से सीखने वाले स्लो लर्नर है उनकी पहचान करना संभव हो पाएगा। तो इन बिंदुओं को ध्यान में आप रखेंगे। फिर आपकी कोई क्वेरीज होती है, कोई प्रश्न होता है, संदेह होता है तो आप लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि अगले व्याख्यान में हम उसकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम व्याख्यान से इनका फिर हम मिलेंगे। आप चाहें अगर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सभी व्याख्यान आपको क्रमशः प्राप्त